Good morning, everyone. In last to last lectures, we were looking on a topic Garbha Sanskar. Today, we will continue with the second part. So, I would like to request Vaidya Namita Pawar to continue with that. Thank you. Good morning. नमिता दिख रहा है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस सर। ओके। सर इसके नेक्स्ट स्लाइड ले लीजिए आप। यस सर। इनफर्टिलिटी टॉपिक गर्भ संस्कार में इसीलिए लिया है क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं कि इनफर्टिलिटी के बहुत सारे कॉजेज है, पीसीओडी है, पीसीओएस है। तो अभी ये हर थर्ड वुमेन को या हर थर्ड गर्ल को हम बोल सकते हैं देखने को मिल रहा है। तो यदि हम यहीं पर पेशेंट को ट्रीट करते हैं या फिर वो हमारे पास आ रहे हैं, क्योंकि जो इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ही थक जाते हैं, फिर वो एट लास्ट बहुत सारे पेशेंट्स हमें आयुर्वेद में इनफर्टिलिटी के मिलते हैं। तो यदि हम इनफर्टिलिटी के पेशेंट ठीक करते हैं, पीसीओडी, पीसीओएस है, ल्यूकोरिया है, ये सारे पेशेंट्स यदि हम ठीक करते हैं तो फिर हम पेशेंट का ट्रस्ट गेन इजीली कर पाते हैं और उसी से फिर हम गर्भ संस्कार की प्रैक्टिस भी हम अच्छी हमारी कर सकते हैं। इनफर्टिलिटी में पेशेंट साइकोलॉजिकल, फिजिकल, मेंटल हर तरीके से पेशेंट सफर करता है और जो मैक्सिमम कॉज है 85% फीमेल्स की वजह से इनफर्टिलिटी और मेल 15% रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट स्लाइड सर। इटियोलॉजी इनफर्टिलिटी के जो रीजंस है उसमें ओव्यूलेटरी डिसऑर्डर्स लाइक पीसीओडी, पीसीओएस ये 25% है, एंडोमेट्रियोसिस 15%, पेल्विक एडहेशन 12%, ट्यूबल ब्लॉकेज 11%, अदर ट्यूबल यूटेराइन एबनॉर्मेलिटीज 11%, हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया 7% है। तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में ओव्यूलेटरी डिसऑर्डर्स जो पीसीओएस, पीसीओडी है उससे हम डिटेल में लेंगे। नेक्स्ट यस, पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है। हम नॉर्मल यदि साइकिल देखें तो मिलियंस ऑफ फॉलिकल्स बर्थ के टाइम पर फीमेल्स में रहते हैं, फिर उनका जो यूज है फॉलिकल्स का वो आफ्टर मेनार्क फॉलिकल्स ग्रो होते हैं। करीबन हर महीने में हमें 100 to 150 फॉलिकल्स मिलते हैं जिसमें 8 to 10 फॉलिकल्स ग्रो होते हैं और उन 8 to 10 फॉलिकल्स में से भी एक फॉलिकल डोमिनेंट रहता है जो ग्रो होता है 20 to 22 mm के साइज तक। जब वो इस साइज पर पहुंच जाता है रप्चर होकर उससे ओवम रिलीज होता है। नेक्स्ट सर। ओवम रिलीज होता है जिसे हम स्त्री बीज कहते हैं। नेक्स्ट। और यही जो हमने देखा अभी कि फॉलिकल ग्रो होते हैं, तो यही जो पैथोलॉजी है पीसीओएस की, यदि यही जो फॉलिकल्स हैं वो उनकी ग्रोथ रुक गई, स्टेगनेंट हो गई और फॉलिकल ग्रोथ रुक गई तो फॉलिकल का साइज भी जो है वो 20 to 22 mm तक नहीं पहुंच पाएगा। तो नहीं पहुंच पाने के कारण वो रप्चर भी नहीं होगा और वहां पर सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यही जो साइकिल है ये हर साइकिल जब भी मेंसेस आएंगे तो हर टाइम पर ये सिस्ट का फॉर्मेशन होगा और वो पीसीओडी का फॉर्मेशन हो जाएगा। पीसीओडी में ओवरी का साइज तो इंक्रीज होते जाता है सिस्टर की वजह से, पर उसके जो हॉर्मोन्स है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, वो डिस्टर्ब होते हैं और जो ओवरी का फंक्शन है वो कम हो जाता है। और यही यदि कम क्वांटिटी में यदि सिस्ट है, मान लीजिए लेस देन 10 है, तो हम उसे पीसीओडी कंसिडर करेंगे और यदि 10 से ज्यादा हो चुकी है सिस्ट तो वो पीसीओएस कंडीशन कहलाएगी। नेक्स्ट। हाँ, अभी यहाँ पर सबसे पहले उसके कॉजेज दिए हैं कि पीसीओएस के क्या क्या कॉजेज हैं। तो इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, फिर गट डिसबायोसिस है,
डाइट या लाइफ़स्टाइल है, तो जैसे अभी जेनेटिक्स ठीक है, जेनेटिक की वजह से हो सकता है, फिर गट में कोई प्रॉब्लम है उस वजह से हो सकता है, फिर डाइट है, लाइफ़स्टाइल है, तो अभी जितने भी हैं, सभी की लाइफ़स्टाइल प्रॉपर नहीं है। जैसे आयुर्वेद में हमारे शास्त्र में कहा गया है कि हमें सुबह उठना है, फिर पूरा दिन में जो सारी प्लानिंग्स है, तो कहीं न कहीं हम पूरा या तो हम खाना टाइम पर नहीं ले पाते हैं, या तो अभी मैक्सिमम लोग रात में 3 बजे सो रहे हैं, 2 बजे सो रहे हैं, फिर सुबह 10 बजे उठ रहे हैं। तो सारा यहाँ पर लाइफ़स्टाइल और फिर उसमें से कुछ लोग जो एमपी के होंगे वो जानते हैं इंदौर में सराफा मार्केट लगता है। तो वो उसमें सारा खाने के ही फूड आइटम्स रहते हैं, पर वो मार्केट शुरू ही रात को 9 या 10 बजे से होता है और सुबह 4 बजे तक चलता है और उसमें बहुत सारे पीपल्स हैं जो वहाँ पर जाते हैं। तो ये ऐसी चीज़ों के कारण ही ये सारी सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल के कारण ही ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ रही है। तो इसमें हमें देखने को मिलता है हार्मोनल इम्बैलेंस एलएच-एफएसएच रेशो। तो एलएच-एफएसएच रेशो जो है वो नॉर्मल वुमेन्स में 1 टू 2 होना चाहिए, पर पीसीओएस की कंडीशन में रेशो इंक्रीज़ हो जाता है 2 टू 3 तक चले जाता है। फिर हाइपर एंड्रोजेनिज्म, टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ने के कारण मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन बढ़ जाता है, ग्लूकोज़ टॉलरेंस कम हो जाता है। इसमें फीचर्स में हमें देखने को मिलेगा हिर्सुटिज़्म, एक्ने, रिप्रोडक्टिव फीचर्स में ओलिगो एंड ओव्यूलेशन, इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलेगी और मेटाबॉलिक फीचर्स में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे हाइपोथायरायडिज्म है, हाइपरथायरायडिज्म है, ये सारा हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट सिम्पटम्स एक्ने देखने को मिलेगा और जो भी पीसीओएस वाली फीमेल्स है या पीसीओडी या जिनका रेगुलर साइकिल नहीं है, मैक्सिमम वैसे पेशेंट्स को हमें हेयर फॉल देखने को मिलता है। वो बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी उनमें ज़्यादा देखने को मिलेगी, कुछ भी थोड़ा यदि होता है तो वो बहुत जल्दी गुस्सा, चिड़चिड़ापन ये उन्हें देखने को मिलेगा। सेंट्रल ओबेसिटी यदि फीमेल्स कंप्लेंट कर रही है कि उन्हें सेंट्रल ओबेसिटी है, लोअर एब्डोमेन में ज़्यादा ओबेसिटी है, तो हम वहाँ पर उनका साइकिल हमें पूछना ज़रूरी है। और जो सेंट्रल ओबेसिटी है, मेद धातु का सीधे-सीधे मेद धातु का सीधे फ़र्क पड़ता है कि बीज निर्मिति भी कम होगी। यदि मेद धातु ज़्यादा होगी, तो बीज निर्मिति कम होगी और यदि बीज निर्मिति कम है, तो मेद धातु बढ़ेगी। तो दोनों ही वाइस वर्सा कंडीशन है। तो यदि हमारे पास पेशेंट आ रहा है कि वो कंसीव नहीं कर पा रहे और यदि वो फैटी है, तो हमें पहले उसका मेद धातु कम करना पड़ेगा। मेद धातु कम करके ही वो पेशेंट ईज़िली कंसीव कर सकता है। ओलिगोमेनोरिया रह सकता है, मेंस्ट्रुअल इर्रेगुलर रह सकता है और हिर्सुटिज़्म हमें देखने को मिलेगा। हिर्सुटिज़्म में भी जैसे अभी हमने पहले देखा कि एलएच काउंट जो है वो बढ़ जाता है। तो अभी की जो बहुत सारी फीमेल्स है या बहुत सारी गर्ल्स है, तो उनका लाइफ़स्टाइल जो है बहुत सारे ऐसे है कि बाइक चलानी है। बहुत सारी गर्ल्स अभी बाइक चलाने लगी है। बहुत सारे ऐसा है कि लड़कों के जैसा ड्रेसिंग करती हैं या बहुत सारे हेयर्स जो है वो उनके स्मॉल रखती हैं जैसे लड़के रखते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, हमें ऐसा लगता है कि इनका फ़र्क नहीं पड़ता है, पर ये सारी चीज़ें हेल्पफुल है एलएच काउंट बढ़ाने में। तो हमें कोशिश ये करना है कि जो हमारे शास्त्र में बोला गया है कि लड़कियों को सूट पहनना चाहिए या फिर कुर्ती पहनना चाहिए या उन्हें मंगलसूत्र पहनना चाहिए शादी के बाद, ईयर पियर्सिंग करवानी चाहिए, बिंदी लगानी चाहिए, तो ये सारी जितनी भी फेमिनाइन चीज़ें हैं, उनको इंक्रीज़ करता है। सभी का अपना-अपना इम्पोर्टेंस है। जैसे मंगलसूत्र में स्वर्ण सेंटर में डला रहता है, जो उसका पेंडल होता है, तो वो हृदय है क्योंकि स्वर्ण को हृदय कर बोला गया है। फिर हम ईयर पियर्सिंग करवाते हैं तो वहाँ पर वेगस नर्व है। तो वेगस नर्व जो है अलर्टनेस लेवल गर्ल्स में वो बढ़ाती है। बिंदी लगाते हैं तो वहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड का लोकेशन है। तो सभी चीज़ें जो बताई गई है वो यूँ ही नहीं है। ये सारी फेमिनाइन चीज़ें यदि हम इंक्रीज़ करते हैं तो उससे भी हम एलएच काउंट को नॉर्मल कर सकते हैं। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं पर ये बहुत ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। फॉलिक्यूलर स्टडी फॉलिक्यूलर स्टडी हम इसलिए करते हैं ताकि हम ओव्यूलेशन पीरियड को ट्रैक कर पाएँ। अभी बहुत सा कुछ पेशेंट ऐसे भी हैं जो आते हैं कि हमें कंसीव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बहुत सारों का रीज़न ये भी हो सकता है कि कॉन्टैक्ट तो हो रहा है, पर वो कॉन्टैक्ट हो सकता है कि ओव्यूलेशन पीरियड को छोड़कर।
बाकी सारे टाइम पर कांटेक्ट हो, पर जब ओव्यूलेशन पीरियड हो तो तभी उनका कांटेक्ट ना हो। तो ओव्यूलेशन पीरियड को ट्रैक करने के लिए हम फॉलिकुलर स्टडी करवाते हैं। तो जिनका साइकिल 26 डेज का है उन्हें हम 8th डे से बोलते हैं फॉलिकुलर स्टडी के लिए, और जिनका 32 डेज का साइकिल है उन्हें 10th डे से फॉलिकुलर स्टडी के लिए बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। ये फॉलिकुलर स्टडी का एक रिपोर्ट है। जैसे पेशेंट जो है वो 29 जून फर्स्ट टाइम गई फॉलिकुलर स्टडी के लिए। ईटी मींस एंडोमेट्रियल थिकनेस उनका 7.1 mm था। फिर राइट ओवरी का जैसे हमने पहले देखा कि फॉलिकल कब रप्चर होता है, 20 to 22 mm के साइज पर जब वो आ जाता है, मतलब मैक्सिमम उसका 20 to 22 mm है। राइट ओवरी में 14 अभी है। लेफ्ट ओवरी का MSF मतलब मल्टीपल स्मॉल फॉलिकल्स है। फिर वो पेशेंट 1 जुलाई को, तो तब उनका एंडोमेट्रियल जो थिकनेस था वो बढ़ गया 9.4। राइट ओवरी का साइज 16 हो गया। लेफ्ट ओवरी MSF। फिर डे 13 पर वो गई तो उनका एंडोमेट्रियल थिकनेस 10 to 1 हो गया, और फिर राइट ओवरी का साइज उनका 21 हो गया। फिर अभी यदि उसके अब यहाँ पर वो मैक्सिमम पहुंच गई हैं 21 के साइज पर। तो जैसे ही आगे यदि वो जाती हैं तो उनका साइज या तो रिपोर्ट्स में लिखा हुआ आएगा कि वो रप्चर हो चुका है, या तो 21 के साइज पर पहुंच गया है, तो अब हम उन्हें बोल सकते हैं कि अब आप कांटेक्ट रखिए। तो जब भी फॉलिकल रप्चर होगा, ओवम रिलीज होगा, तो कंसीव होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो फॉलिकुलर स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड सर। इन्वेस्टिगेशन हम क्या क्या करवा सकते हैं, तो यूएसडी अल्ट्रासोनोग्राफी हम करवा सकते हैं। LH-FSH काउंट अभी जो हमने देखा रेशो ये करवा सकते हैं। एस्ट्रोजन लेवल काउंट करवा सकते हैं। SHBG सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन हम करवा सकते हैं। इसमें रेशो दिए हैं कि 50 ईयर से कम क्या रहेगा और 50 ईयर से ज्यादा। और फिर AMH एंटी मुलेरियन हार्मोन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हार्मोन है। जैसे पुराना हमने जो देखा कि फीमेल्स में बर्थ के टाइम पर ही जो उन्हें फॉलिकल्स मिले हैं उनका यूज होना मेनार्क से स्टार्ट होता है। तो AMH शो करता है कि कितना स्टॉक है अभी फॉलिकल्स का, मतलब क्वांटिटी कितनी है फॉलिकल्स की। तो हर साइकिल में फॉलिकल्स यूज होते जा रहे हैं, मतलब जैसे जैसे हमारी एज बढ़ते जाएगी वैसे वैसे फॉलिकल्स का नंबर भी कम होते जाएगा। तो यहाँ पर कुछ रेंज लिखिए। नॉर्मल है 1.5 से 4.0, फिर लो नॉर्मल है, लो है, वेरी लो है। तो जैसे कुछ पेशेंट हमारे पास आते हैं कि 0.5 से 1 है यदि उनका, या फिर लेस देन 0.5 है, तो अभी उनके पास फॉलिकल का नंबर इतना नहीं बचा है। तो हम फॉलिकल का नंबर तो नहीं बढ़ा सकते क्योंकि वो हमें बाय बर्थ ही ये फॉलिकल्स मिले हों और अभी वो यूज होते होते कम हो गए। तो इसमें हम यदि किसी का काउंट वेरी लो है तो ये इसमें हम उसको नहीं कंसीव करवा सकते, पर यदि लो का रेंज है, 0.5 से 1 का रेंज है, तो इसमें हम फॉलिकल की क्वालिटी इम्प्रूव करके उन्हें कंसीव करवा सकते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए सिर्फ एक ही ओवम है जो हमें लगता है। फिर कुछ पेशेंट ऐसे भी हैं कि जिनका फॉलिकल नंबर बहुत कम है, पर उनका ऐसा है कि करियर है या कुछ भी अदर रीजन है, तो उसकी वजह से उन्हें अभी कंसीव नहीं करना है। तो एक पेशेंट ऐसा है कि जिन्हें कंसीव करना था 2 साल के बाद, पर उनका जो फॉलिकल AMH था वो 0.5 से 1 के बीच में था, तो उन्हें 2 साल बाद कंसीव करना है। तो इस कंडीशन में हम फॉलिकल्स को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। फिर जब भी पेशेंट कंसीव करना चाहे तो वो अपने ही एग से कंसीव कर सकती है। नेक्स्ट स्लाइड से। ट्रीटमेंट हम क्या दे सकते हैं PCOD में, PCOS में। तो सबसे पहला है कुबेराक्षवटी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ड्रग है PCOS के लिए। कुबेराक्षवटी ये 300 टाइप के शूल को कम करता है, और पहले इसे
कुबेराक्ष को, इसे ही हम लता करंजी भी बोलते हैं। पहले ये गर्ल्स को खेलने के लिए देते थे, और खेलने के लिए इसीलिए देते थे ताकि जब भी उन्हें फिर पेन हो या डिस्मेनोरिया जैसी कंडीशन हो तो वो उसे ही फोड़कर उसके अंदर का जो पल्प है वो खा सकते हैं। तो इसे हम फोड़ते हैं तो इसके अंदर जो पल्प निकलता है उसे मधु के साथ ले सकते हैं, पेन या मेंसेस यदि इरेगुलर है तो उसे रेगुलर करने के लिए। और जो इसकी वटी का निर्माण है तो उसे भून लेते हैं, भून कर उसका पल्प निकाल कर शिग्रु स्वरस की भावना देकर इसकी वटी का निर्माण होता है। फिर चंद्र प्रभावटी है, तो चंद्र प्रभावटी नाम ही है चंद्र, तो जितने भी जहाँ पर पित्त वाली कंडीशन है या फिर किसी के पीरियड्स बहुत ही ज्यादा है या मेनार्क कंडीशन है, मीनोपॉज है, तो हम सभी कंडीशन में चंद्र प्रभा दे सकते हैं। और पुरुषों में यदि शुक्रगत दोष है तो वहां पर भी चंद्र प्रभा काम करती है। कुमारी आसव, नाम इसका कुमारी है, मतलब इसमें देखा होगा फल नहीं आते हैं, और प्रैक्टिकली ये उल्टा है। तो ये पीसीओएस में ग्रंथि भेदन का काम करती है। आरोग्य वर्धनी वटी, जितने भी सिक्रीशंस हैं उनको बढ़ाकर रस धातु का वर्धन करके ग्रंथि भेदन करके पीसीओएस पे काम करता है। निर्गुंडी तेल, तो निर्गुंडी तेल उत्कृष्ट वातशामक बोला गया है। तो यदि कभी पीरियड्स में पेन है, डिस्मेनोरिया जैसी कंडीशन है, तो हम उसको एब्डोमेन पर मसाज करने के लिए बोल सकते हैं, और फिर रुक्ष स्वेद हम दे सकते हैं। आमल की बेस्ट रसायन है, वृक्ष है, मेहग्न है, वसंत कुसुमाकर, रज प्रवर्तनी, रज का प्रवर्तन करेगी, लोध्र और अशोक, तो ये इंक्रीज एंडोमेट्रियल थिकनेस को बढ़ाने में काम करता है। और अशोक का हम ऐसे भी ले सकते हैं कि जितनी भी फीमेल्स हैं, कहीं ना कहीं मैक्सिमम बोला जाता है कि फीमेल्स की मैक्सिमम जितनी भी व्याधियां हैं, बीमारियां हैं, वो कहीं ना कहीं शोक करने से, मतलब वो ज्यादा चिंता करती हैं, शोक करती है, उसी की वजह से ये बीमारियां होती हैं। तो शोक को जो नष्ट करे उसे अशोक कहा गया है। अभी जो पीसीओएस है वो दो कंडीशन से हम आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो दो वजह से हो सकता है, एक धातु क्षयजन्य और एक मार्ग अवरोध जन्य। तो जो बहुत सारी फीमेल्स है जिनका मतलब रस ही नहीं बन पा रहा है, फिर उसी से आर्तव नहीं बन पा रहा है, तो ऐसी कंडीशंस में कहीं ना कहीं उनका धातु क्षय है। और मार्ग अवरोध जन्य तो जहाँ पर कफ का आवृत है, तो धातु क्षय जन्य में हम बला तेल या नारायण तेल से मात्रा बस्ती दे सकते हैं। और जहाँ मार्ग अवरोध जन्य कंडीशन है तो उसमें सहचर तेल या दशमूल तेल की मात्रा बस्ती देते हैं। तो कहीं पर भी हमें पहले ऐसी कंडीशन है पीसीओएस की या पीसीओडी की या इनफर्टिलिटी की, तो पहले हमें देखना है कि वो जो पेशेंट है वो धातु क्षयजन्य है या फिर मार्ग अवरोध जन्य है, तो फिर हमें मात्रा बस्ती बस्ती ये सब कुछ हमें उसी से डिसाइड करनी है। फिर वमन है, तो वमन जितने भी अकॉर्डिंग टू मॉडर्न भी देखें कि जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स से जितनी भी डिसऑर्डर्स होते हैं तो वो सारे एक्टिवेट कर उन सभी को ठीक करने का काम वमन करता है। फिर यदि पुरुषगत दोष है तो शुक्रवर्धन चिकित्सा, शुक्र शोधन चिकित्सा और अश्वगंधा हम दोनों ही मेल और फीमेल को दे सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। फलघ्रत, फलघ्रत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अष्टांग हृदय उत्तर स्थान का रेफरेंस है। तो इसमें हम ओव्यूलेशन, मतलब जहां से स्टार्ट हो रही है सारी प्रोसेस, तो मेनार्क कंडीशन में भी हम दे सकते हैं। यदि ओव्यूलेशन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है वहां पर भी हम पेशेंट को दे सकते हैं। फिर जब फर्टिलाइजेशन होता है तब भी हम दे सकते हैं, मतलब ऐसा कि फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन से यूट्रस तक आते हुए जाइगोट को 6 डेज में आता है, भी होते जाता है, और फिर यूटेराइन लाइनिंग में आके एंडोमेट्रियम में वो स्टिक हो जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस में भी हम ओव्यूलेशन पीरियड के टाइम पर भी हम फलघ्रत दे सकते हैं। फिर लो एमएच काउंट है उसमें भी हम फलघ्रत दे सकते हैं। इम्प्लांटेशन जब हो रहा है आफ्टर 6 डेज तब भी हम दे सकते हैं। यूट्रस की पूरी ग्रोथ अच्छे से हो उसके लिए भी फलघ्रत दे सकते हैं। सूतिका है, नॉर्मल लेबर और फिर आफ्टर डिलीवरी भी हम फलघ्रत दे सकते हैं।
नेक्स्ट स्लाइड सर। ये सारे इंग्रेडिएंट्स है फलघृत के। नेक्स्ट स्लाइड सर। हिंगवाष्टक चूर्ण। हिंगवाष्टक चूर्ण अपान गति पर कार्य करता है। तो इसके जो कंटेंट्स बोले गए हैं, सबसे पहला है त्रिकटु, शुंठी, मरीच, पीपली। तो जो शुंठी है उसको विश्व भेषज भी बोला गया है। तो विश्व की सभी बीमारियों में हम शुंठी का यूज कर सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स हैं या घर पर भी हमने सुना है, तो बहुत सारे पेशेंट्स का ये डाउट रहता है कि जो शुंठी है वो बहुत ज्यादा पित्त अवस्था को बढ़ाती है या बहुत ज्यादा हीट बढ़ाती है, पर ऐसा नहीं है। वो उसके विपाक से काम करती है, तो वो पित्त कंडीशन को नहीं बढ़ाती है। और वैसे भी शुंठी का जो है ज्वर में आया हुआ है कि शुंठी सिद्ध जल या षडंग पानीय का मेन कंटेंट है, तो वो तृष्णा शामक ही है। तो शुंठी का जो, जिन्हें भी डाउट है कि शुंठी हीट बढ़ाती है, तो ऐसा नहीं है। सेलुलर लेवल पर डिटॉक्सिफाई करने का काम करती है शुंठी। ब्लड सप्लाई को इम्प्रूव करती है, रस पाचक है, इसीलिए पीसीओएस में से लिया गया है। मरीच, मरीच को प्रमाथी बोला गया है। प्रमाथी मतलब किसी भी स्रोतस में यदि अवरोध है तो उस स्रोतस को निकालने वाली, वहां से दोषों को निकालने वाली प्रमाथी कहा जाता है। तो मरीच अ, इसीलिए लिया है। पिपली रस पाचन का कार्य करता है। अजमोदा शूल प्रशमन गण में आया है आचार्य चरक के। डिस्मेनोरिया, पीसीओडी जैसी कंडीशन में, और बहुत सारे घर पर जिसे भी डिस्मेनोरिया की कंडीशन होती है या तो उन्हें अजवाइन का पानी बनाकर दिया जाता है। सैंधव, सैंधव अग्नि दीप्ति करता है, वात का अनुलोमक करता है। तो अपान वायु का इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर, तो वो अनुलोम गति यदि अपान की अच्छे से हो जाएगी तो मेंसेस रेगुलर ही रहेंगे। दृष्टि के लिए भी अच्छा है और वृश्य है। भुना हुआ जीरक, जीरक दोनों है यहाँ पर, कृष्ण और श्वेत। तो गर्भाशय शोधक बोला गया है। अल्पार्तव की कंडीशन में हम जीरक दे सकते हैं। आर्तवशय, हिंगू, हिंगू अपान गति पर अनुलोमक है, और स्त्री पुष्प जनन कहा गया है हिंगू को। यस, अभी यहाँ पर जो इनफर्टिलिटी का फर्स्ट कॉज हमने देखा था ओव्यूलेटरी डिसऑर्डर्स, जिसमें 25% जो रेशो था, तो वो हमने अभी उसका एक ही एग्जांपल देखा है, पीसीओएस। अभी जो सेकंड है ट्यूबल ब्लॉक, ये भी 11% रिस्पॉन्सिबल है इनफर्टिलिटी के लिए। तो ट्यूबल ब्लॉक, ट्यूबल ब्लॉक में नॉर्मली जो सिम्टम्स हमें दिखते हैं कि लोअर एब्डोमिनल पेन होता है, अनयूजुअल वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, और ये टू टाइप्स का होता है, यूनिलेटरल और बायलेटरल। और जो ट्यूबल ब्लॉक है वो उपद्रव स्वरूप भी उत्पन्न होता है पल्मोनरी टीबी के। तो हमें ये देखना है कि कहीं शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि हमें उपद्रव की चिकित्सा पहले नहीं करनी है, हमें पहले मुख्य व्याधि की चिकित्सा करनी है। तो यदि आपके पास पेशेंट आता है कि वो ट्यूबल ब्लॉक है, ट्यूबल ब्लॉक की वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रहे, और उन्हें हिस्ट्री में यदि पल्मोनरी टीबी रहा है, तो पहले आप पल्मोनरी टीबी की ट्रीटमेंट करिए। फिर उसके बाद आप, जब वो हो जाए रिकवर, फिर उसके बाद आप ट्यूबल ब्लॉक की ट्रीटमेंट करिए। नेक्स्ट स्लाइड सर। इसके कुछ कल्प हैं, जैसे पहला है लघु मालिनी वसंत। तो ये 250 mg टैबलेट बीडी डोज में लेना है च्यवनप्राश के साथ। लघु मालिनी वसंत है, इसका इंडिकेशन राज्य क्षमा में आया है। ये अग्निमांद्य दूर करता है, सभी सूक्ष्म से सूक्ष्म धातु पचन पर ये कार्य करता है। जैसे धात्वा अग्नि पर भी कार्य करेगा, जाठर अग्नि, भूत अग्नि, तीनों ही अग्नि पर काम करेगा। और सूक्ष्म धातु पचन करके ये रस धातु को प्राकृत करता है। तो और रस जो है, रस का उपधातु आर्तव कहा गया है। तो ऐसे हम कोरिलेट कर सकते हैं। धातु क्षय को भी दूर करता है। फिर बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं कि जिन्हें वीकनेस रहता है, डल है, या उनका एनर्जी लेवल कम है, तो इन सभी को हम लघु मालिनी, मालिनी कल्प दे सकते हैं, पर उसमें से भी लघु मालिनी स्पेशली हम ऐसे पेशेंट्स को दे सकते हैं। सेकेंड है छागल आद्य घृत। छागल आद्य घृत 10 ग्राम बीडी डोज में हमें देना है। तो छागल आद्य बकरी से रिलेटेड हर चीजें बोली गई है।
राज्यक्षमा में इंडिकेशन आया है कि बकरी के जहाँ बकरी का निवास स्थान हो वहीं पर पेशेंट को रहना है, बकरी का ही दूध पीना है, इसीलिए यहाँ पर छागल आद्य घृत है। मूषक तेल का योनि पीछू रखने को देना है, मैक्सिमम 2 आवर्स रखने को बोल सकते हैं, और ये 7th डे ऑफ मेंसेस से हमें रखने को बोलना है। और जैसे यहाँ पर आया मूषक तेल, तो इसका हम ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं कि जैसे चूहा है मूषक, वो किसी भी चीज को घर में ऐसे खुरेद के एक चैनल ट्यूब लाइक या फिर एक रास्ता बना लेता है, तो ठीक वैसे ही यहाँ पर जो मूषक तेल है वो ट्यूब को ओपन करने का मतलब रास्ता बनाने का काम करता है। तो इसे हम सोने के पहले नाइट में रखने को बोल सकते हैं यूनि पिचू। फिर उत्तर बस्ती है, तो उत्तर बस्ती में कासीस तेल या शार तेल, तो इसे हम 3 मंथ तक हर मंथ में आफ्टर मेंसेस 4 4 बार हमें 4 दिन तक ऐसे दे सकते हैं। और फर्स्ट जो उत्तर बस्ती है वो कोशिश करिए कि फलघृत या शतावरी की हो, ताकि पेशेंट को कोई इरिटेशन ना हो पहले ही, मतलब पहले फलघृत से या शतावरी से दे, फिर उसके बाद कासीज या शारतेल से दे। और हिस्ट्रोसेल्पिंजोग्राफी हम करवा सकते हैं, जिससे हम डाई डालकर यदि वो आ जाता है ऊपर, तो हम समझ सकते हैं कि ये इनका ट्यूब ओपन है। नेक्स्ट स्लाइड सर। लिस्ट ऑफ मेडिसिन इन फर्टिलिटी, तो कुछ ऐसे मेडिसिन हैं कि किस वजह से इनफर्टिलिटी है, तो उन कंडीशन में अलग अलग कंडीशन में अलग अलग मेडिसिन है। लाइक जैसे अमृत प्राशघृत है, तो किसी का AMH काउंट जो हमने पहले देखा वो यदि लो है, ओलिगोमेनोरिया की कंडीशन है, तो उसमें हम अमृत प्राशघृत सजेस्ट कर सकते हैं। ओवेरियन फॉलिकल्स में प्रॉब्लम है, पुष्पधनवा, चंद्रप्रभा, यदि डायबिटिक में प्रेगनेंसी रह गई है, मकर ध्वज, प्रमेहजन्य नपुंसकता में, सुकुमार घृत, PCOD के कारण प्रेगनेंसी नहीं रह पा रही है, तो उसमें सुकुमार घृत दे सकते हैं। चंद्रकला रस, ये सभी कंडीशंस में हम दे सकते हैं। मेनोरहेजिया, मेट्रोरहेजिया, एंडोमेट्रियोसिस, शीत सुधा, ये दूध पापेश्वर की टैबलेट है। उशीर सिरप, मेट्रोरहेजिया, एडिनोमायोसिस, एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन में। बाद गजेंद्र सिंह, लो लेवल यदि है AMH का, या फिर क्षीण व्यक्ति है जिनका मांसवर्धन, तो उसमें हम ये दे सकते हैं। फिर चंदन आसव, शुक्र मेह से बंधत्व है। छागल आद्य घृत वृश्य है, उत्तम वाजीकर भी बोला गया है। बिल्व तेल है, तो स्त्रियों में यदि रजो दुष्टि है, तो या फिर पुरुषों में शुक्र दुष्टि है, तो वहां पर हम ये दे सकते हैं। ब्राह्मी तेल से हम शिरोअभ्यंग करने को बोल सकते हैं। यदि किसी का एपेटाइट रिड्यूस है, तो वहां पर हम आमल की रसायन दे सकते हैं। कड़ू नींब तेल यदि फंगल इन्फेक्शन है तो दे सकते हैं। माइग्रेन, प्रेगनेंसी में यदि माइग्रेन है तो हम कामदूदा दे सकते हैं, या किसी को नौजिया है तो भी कामदूदा हम दे सकते हैं। या फिर किसी को बहुत सारा जो हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम की कंडीशन है, तो वहां पर भी हम कामदूदा दे सकते हैं। ब्रेस्ट का डेवलपमेंट किसी का नहीं हो रहा है, तो वहां पर हम गोरख मुंडी दे सकते हैं, विदारी कंद दे सकते हैं। शतावरी कल्प का 1 टैबलेट हम BD डोज में दे सकते हैं। और ब्रेस्ट डेवलपमेंट के लिए हम गंभारी तेल से मसाज करने को भी बोल सकते हैं ब्रेस्ट पर। फिर वासा घृत है, वासा कल्प है, शीत सुधा है। यदि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको इम्प्लांटेशन के टाइम पर स्पॉटिंग ब्लीडिंग हो रही हो, या फिर कंसीव होने के 3 या 4 महीने बाद भी किसी को स्पॉटिंग ब्लीडिंग होती है, तो पेशेंट डर जाते हैं कि ब्लीडिंग क्यों हो रही है, तो उस ब्लीडिंग पर भी जो एलोपैथ वाले वो प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शन देते हैं। तो आयुर्वेद में हम वासा घृत, वासा कल्प, शीत सुधा दे सकते हैं। और रिकरेंट यदि एबॉर्शन हो रहा हो तो हम मुनक्के के बीजों से सजेस्ट कर सकते हैं। सर ये स्लाइड्स हम नेक्स्ट लेक्चर में लें, क्योंकि अभी फिर टॉपिक लेंदी है। हाँ हाँ ठीक है, चलेगा। यस सर। ओके। और जो भी आप मुझे सुन रहे हैं, इसमें मेरा ज्ञान कुछ भी नहीं है। ये जो भी ज्ञान मैं यहाँ पर आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, ये सारा ज्ञान मेरे गुरुजनों का है, तो उनको ही थैंक यू।
Thank you, sir. थैंक यू वैद्य नमिता पवार, इतना अच्छा इंफॉर्मेटिव लेक्चर देने के लिए। बहुत सारी चीजें हमें आज पता चली है। आयुर्वेद में कहा गया है तत्वबोधो हर्षनानाम। तो जब हमें किसी चीज के पीछे का तत्व पता चलता है तो आनंद होता है। जैसे आपने बोला टिकली क्यों लगाते हैं, कोई मेडिसिन क्यों यूज करना है, ये सब जब समझता है तो हमारा इफिशियंसी रिजल्ट सब बढ़ जाता है। तो थैंक यू वेरी मच। आगे हम और डिटेल में मेरे गुरु वैद्य अंकिता मैम भी इधर हैं, तो उनको भी रिक्वेस्ट करेंगे। जो इनफर्टिलिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आशुतोष सर भी थे आज लेक्चर में, तो वो भी स्पेशल सेक्सोलॉजिस्ट बोल सकते हैं, स्पेशल प्रैक्टिस कर रहे हैं 10-12 साल से। तो इनको रिक्वेस्ट करेंगे कि कोई पेशेंट आया तो वो हम उसको कैसे ये करके इन्वेस्टिगेट करके फिर ट्रीटमेंट कैसे स्टार्ट करें, इसके बारे में डिटेल में लेक्चर ले। थैंक यू। विल एंड अप विद द लेक्चर। Thank you, sir.